28 मई 2023 की रात 8:45 पर दिल्ली में एक 16 साल की लड़की को मार दिया गया। और इस लड़की को किसी बंद जगह, कमरे या किसी कोने में नहीं मारा गया, बल्कि एक चलते फिरते रास्ते में, एक गली में कई लोगों के सामने मारा गया था। मैंने जब इस मर्डर की फुटेज को देखा था तो मैं अंदर तक सिहर उठा और मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये वाकई सच है। एक लड़का बेरहमी से एक लड़की को चाकू और पत्थर से मारता रहता है और पास से गुजरने वाले बेशरम लोग किसी तमाशे की तरह तमाशहीन बनकर उस लड़की के कत्ल को देखते रहते हैं। ये सब देख एक सवाल मन में बार बार आ रहा था कि अगर उस लड़की की जगह मरने वाला इनका कोई अपना होता, क्या तब भी ये लोग इसी तरह खड़े होकर तमाशा देखते रहते या फिर बीच में पड़कर उसकी जान बचाते। बातें तो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं इस केस की इन डेप्थ स्टोरी में। ये केस शुरू होता है दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में रहने वाले साहिल से। साहिल की उम्र अभी 20 साल है और वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। अगर हम साहिल के नेचर की बात करें तो साहिल पूरी तरह से आवारा लड़का है। गाली गलौज करना, नशे करना, लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आना, यही सब साहिल का नेचर है। अपने शौक मौज और खर्चे पूरे करने के लिए साहिल एसी और फ्रिज की रिपेयरिंग का काम करता है और आसपास के इलाके में घरों में जाकर भी वो चीज़ों को ठीक किया करता था। अब इसी शाहबाद डेरी इलाके में साहिल की मुलाकात होती है 16 साल की एक लड़की से जिसका नाम था साक्षी दीक्षित। अब साहिल और साक्षी दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके बाद इनमें दोस्ती होती है, फिर मुलाकातें होती हैं और फिर प्यार भी हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, दोनों के शौक भी एक जैसे थे और दोनों साथ में घूमने भी जाते रहते थे। जल्दी ही साक्षी साहिल के साथ कंफर्टेबल हो जाती है और एक दिन वो साहिल को बताती है अपने पास्ट के बारे में, यानी कि प्रवीण कुमार, जो साक्षी का एक्स बॉयफ्रेंड था। प्रवीण और साक्षी के बीच काफ़ी गहरा रिलेशन था। वो दोनों काफ़ी टाइम से साथ में थे और साक्षी के घर वालों को भी प्रवीण के बारे में सब कुछ मालूम था। और तो और साक्षी ने अपनी बॉडी पर प्रवीण के नाम का टैटू भी बना रखा था, लेकिन बाद में कुछ रीजंस के चलते साक्षी ने ही प्रवीण से ब्रेकअप कर लिया था। अब ये सब जानने के बाद साहिल को थोड़ा बुरा तो लगता है, मगर वो इसे साक्षी का पास्ट समझकर भुला देना चाहता है, क्योंकि साहिल साक्षी से बहुत प्यार करता है और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। खैर, इसके बाद ये दोनों अपने रिलेशन को आगे बढ़ाने लगे और फ्यूचर में साक्षी से शादी करने का भी प्लान था साहिल का। लेकिन इससे पहले कि इनका रिलेशन और फलता फूलता, शायद इस रिलेशन को किसी की बुरी नज़र लग गई। ये बात है इसी साल 2023 के मई महीने के शुरुआती दिनों की। अचानक साहिल को पता चलता है कि साक्षी और प्रवीण के बीच फिर से बातें होने लगी हैं और वो दोनों एक दूसरे से मिलते भी हैं। ये पता चलते ही साहिल का दिमाग खराब हो जाता है और जल्दी से वो साक्षी से इस बारे में बात करता है। साक्षी उसे बताती है, हाँ, हमारी बातें चैट पर हो जाती हैं, मगर सिर्फ एक दोस्त के तौर पर। दोस्ती से बढ़कर हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तुम इसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ। अब ये सब सुनने के बाद साहिल अपने आपे से बाहर हो जाता है। उसके अंदर एक अनसिक्योरिटी आ जाती है कि मेरी बंदी किसी और लौंडे से बात कैसे कर सकती है, और ऊपर से वो लड़का जिसके नाम का टैटू आज तक उसकी बॉडी पर है। तो अब साहिल साक्षी को धमकाने लगता है और वो साक्षी से कहता है कि तुम प्रवीण से बिल्कुल बात नहीं करोगी, ना उससे मिलोगी और ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई दोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम दोनों के साथ बहुत ही बुरा होगा। उसका ये रवैया देख साक्षी काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि साहिल अपने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा वायलेंट रह चुका है। तो अब यहीं से साक्षी साहिल से दूरियां बनाने का सोच लेती है और वो साहिल से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देती है। इधर साहिल साक्षी से मिलने के लिए हर तरह की कोशिश करता है। वो हर जगह उसे तलाशता है, कॉल्स करता है, मैसेज पर मैसेज करता है, लेकिन साक्षी उससे बार बार मना करती है कि उसे साहिल के साथ रिलेशन रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद तो साहिल और भी ज़्यादा पगला जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी कि साक्षी उसे छोड़कर प्रवीण के पास चली गई। इधर साहिल का टॉर्चर सहते सहते साक्षी भी तंग आ चुकी थी और उसे डर भी था कि साहिल उसके साथ कुछ गलत न कर दे। अब इसी डर के चलते साक्षी ये पूरी बात अपनी एक फ्रेंड को बताती है जिसका नाम था आरती। साक्षी आरती से कहती है कि मैं साहिल से सारे रिश्ते तोड़कर वापस से प्रवीण के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि साहिल एक सही लड़का नहीं है।
लेकिन साहिल से मुझे डर बहुत लग रहा है। उसके सिर पर खून सवार है और वो कुछ भी कर सकता है। साक्षी की बातें सुनकर आरती उसे अपने एक रिलायबल दोस्त झबरू के पास ले जाती है। झबरू जो कि उसी इलाके में रहता है और वो उस एरिया का सोशल वर्क में इन्वॉल्व रहने वाला एक दबंग लड़का है। तो झबरू के पास जाकर साक्षी उससे मदद मांगती है और साहिल के बारे में पूरी कहानी झबरू को बता देती है। झबरू को भी ये बात नाक पर लग जाती है कि उसकी सोसाइटी उसके एरिया की लड़की को एक लड़का परेशान कर रहा है। अब झबरू साक्षी से कहता है कि तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, आराम से रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और रही बात साहिल की, तो साहिल को तो अच्छे से मैं देख लूँगा। इसके बाद 27 मई को झबरू मुलाकात करता है साहिल से और उसे बड़े अच्छे से समझाता है कि देख बेटा, तू साक्षी का पीछा छोड़ दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर आइंदा से तूने साक्षी को परेशान किया तो पता भी नहीं चलेगा कि शाहबाद डेयरी से साहिल खान कहाँ गायब हो गया। काफ़ी अच्छे से साहिल को हड़काने के बाद झबरू वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद साहिल के दिमाग में काफ़ी कुछ चलने लगता है। अब साहिल का गुस्सा साक्षी के ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो सोचता है कि इससे पहले झबरू उसके साथ मारपीट करे, क्यों ना वो सारे फसाद की जड़ को ही ख़त्म कर दे जिसकी वजह से झबरू ने उसे धमकी दी है। यानी कि 27 मई को ही साहिल सोच लेता है कि बस अब बहुत हो गया, अब साक्षी को मारकर ही उसकी कहानी ख़त्म करनी पड़ेगी। और यहीं से साहिल साक्षी का कत्ल करने के लिए सही वक्त और मौके की तलाश में लग जाता है। साक्षी जो थी पिछले कुछ दिनों से अपनी एक बचपन की फ्रेंड नीतू के घर पर ही रह रही थी। दरअसल कुछ साल पहले नीतू की शादी हो चुकी थी और उसका एक छोटा सा बेटा भी है। कुछ दिन पहले ही नीतू के हस्बैंड को पुलिस ने किसी वजह से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके चलते नीतू अपने नन्हे से बच्चे के साथ घर में अकेली रह रही थी। अब क्योंकि नीतू साक्षी की बचपन की फ्रेंड है और नीतू का घर भी साक्षी के घर से थोड़ी ही दूरी पर है, इसलिए साक्षी अपनी फ्रेंड को सहारा देने के लिए उसके घर पर ही रह रही थी। अब 28 मई 2023 को नीतू के बेटे का बर्थडे था, जिसे शाम को सेलिब्रेट किया जाना था, इसलिए साक्षी और आरती नीतू के घर से मार्केट के लिए निकलती हैं। इधर साहिल जो था वो साक्षी का कत्ल करने के लिए बस एक मौके की तलाश में था, क्योंकि कल 27 मई को ही झबरू ने उसे धमकाया था। साहिल को साक्षी के बारे में पूरी खबर थी कि वो नीतू के घर पर है, नीतू के बेटे का बर्थडे है और इसके लिए वो लोग मार्केट भी जाएंगे। तो साहिल 28 मई की शाम से ही अपने साथ एक चाकू लेकर साक्षी के बाहर निकलने का वेट कर रहा था। शाम को साक्षी नीतू के घर से निकलती है और मार्केट भी चली जाती है, लेकिन साहिल अभी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उस वक्त साक्षी के साथ में आरती भी होती है। मगर साहिल को पता था कि मार्केट से खरीदारी करने के बाद साक्षी वापस इसी रास्ते से घर जाएगी, इसीलिए वो चाकू को छिपाकर साक्षी के वापस आने का इंतज़ार करने लगता है। अब रात के करीब 8:45 बजे साक्षी मार्केट से वापस आती है और आरती उसे उसकी गली में छोड़कर अपने घर वापस निकल जाती है। साक्षी अब नीतू के घर जाने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी गली में उसका सामना होता है साहिल से। साहिल को देखते ही साक्षी काफ़ी डर जाती है और तुरंत ही दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। इसी झगड़े के दौरान साहिल अपना चाकू निकालता है और उस चाकू से साक्षी के ऊपर एक के बाद एक कई सारे वार करता है। साक्षी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन साहिल के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था उसके आगे वो कुछ नहीं कर पाती। सबसे पहले साहिल साक्षी को लात मारकर दीवार से लगा देता है, फिर चाकू से वार करके उसके पूरे जिस्म को लहूलुहान कर देता है। इतने पर भी साहिल का मन नहीं भरता, तो वो पास में पड़े हुए एक बड़े से पत्थर को उठाता है और उस पत्थर से मार मार कर साक्षी के चेहरे को कुचल देता है। अब इस पूरे क्राइम सीन के दौरान सबसे हैरान और शर्मसार करने वाली बात यह थी कि जब साहिल साक्षी को बुरी तरह से मार रहा था तो उसके पास से करीब 17 लोग गुजरते हैं और इन 17 लोगों में से किसी ने भी साहिल को रोकने की कोशिश तक नहीं की। सब लोग इस तरह से क्राइम सीन को देखते हुए जा रहे थे मानो जैसे किसी मदारी का तमाशा चल रहा हो। साक्षी को पूरी तरह से ख़त्म करने के बाद साहिल वहाँ से भागता नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के सामने सीना चौड़ा करके टहलते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब साहिल वहाँ से भाग तो गया था, लेकिन उसे पता था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, क्योंकि इन दोनों के झगड़े के बारे में साक्षी की फ्रेंड्स और झबरू को तो सारी कहानी पता थी। तो साहिल वहाँ से भागकर दिल्ली के रिठाला में पहुँचता है, जहाँ पर वो साक्षी के खून में सना हुआ चाकू निकालता है
और उस चाकू को एक सुनसान जगह पर फेंक देता है, जिससे कि पुलिस को कोई सबूत न मिले। और फिर वहां से बस स्टैंड जाता है, बुलंदशहर की बस पकड़ता है और अपनी बुआ के घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन उससे पहले साहिल अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके उसे रास्ते में ही फेंक देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके मोबाइल की वजह से पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेगी। अब रात के करीब 2 बजे साहिल अपनी बुआ के घर पहुंचता है और वहां सभी लोगों को बताता है कि मैं एक दोस्त की शादी में आया था, घर जाने में देरी हो गई, इसीलिए यहाँ चला आया। इसके बाद साहिल बुआ के घर पर ऐसे चैन से सोता है मानो जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। इधर सुबह को ये खबर टीवी पर हर एक न्यूज़ चैनल में दिखाई दे रही थी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका था, पुलिस को कत्ल करता हुआ कातिल भी दिख चुका था। तो अब तुरंत ही पुलिस साहिल के घर पहुंचती है और घर पर पुलिस को कुछ नहीं मिलता। पुलिस साहिल का फ़ोन ट्राई करती है तो फ़ोन भी स्विच ऑफ आता है, जिसके बाद पुलिस को समझ नहीं आता कि साहिल को कहाँ ढूंढा जाए। तो अब दिल्ली पुलिस सबसे पहले एक काम करती है, साहिल के घर में जितने भी मोबाइल थे वो उन सभी मोबाइल के फ़ोन को रिकॉर्डिंग पर लगा देती है। 29 मई 2023 करीब सुबह के 10 बजे साहिल के पापा के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और ये फ़ोन साहिल की बुआ का ही था। फ़ोन पर साहिल की बुआ अपने भाई यानी कि साहिल के पिता से कहती हैं कि रात के करीब 2 बजे साहिल घर पर आया था, वहाँ पर सब खैरियत तो है ना। इतना सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि साहिल बुलंदशहर में है। फौरन ही दिल्ली से पुलिस की एक टीम बुलंदशहर के लिए निकलती है और दोपहर के करीब 1 बजे साहिल की बुआ के घर पहुंच जाती है। साहिल अपनी बुआ के घर बेफिक्र होकर आराम कर रहा था। पुलिस को देखते ही साहिल चौंक जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता पुलिस उसे धर दबोचती है। अब साहिल को गिरफ्तार करके बुलंदशहर से दिल्ली लाया जाता है, जिसके बाद सख्ती के साथ उससे पूछताछ की जाती है। शुरुआती पूछताछ के दौरान ही पुलिस के सामने साहिल अपनी पूरी कहानी सुनाने लगता है और कहानी वही थी जो अभी आप जान चुके हैं। तो फिलहाल साहिल पुलिस कस्टडी में है, जहां पर उससे और भी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने वो चाकू भी बरामद कर लिया है जिसे साहिल ने रिठाला में फेंक दिया था। वेल नाउ साहिल को सज़ा मिलेगी ये बात तो तय है, लेकिन इसमें कितना वक्त लग जाएगा ये बात देखने वाली होगी, क्योंकि इंडियन सिस्टम के बारे में तो आपको पता ही है। अगेन मेरे दिमाग में वही बात आती है कि आज हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं, जहां सब लोगों के सामने एक लड़की का कत्ल हो जाता है और लोग तमाशा देखते रहते हैं। वेल ये केस कोई पहला और आखिरी केस नहीं है जिसमें समाज का ऐसा रूप देखने को मिला है। इससे पहले भी ऐसे कई केसेस हो चुके हैं और शायद आगे भी होते रहेंगे। हमें ये चीज़ अच्छे से समझना चाहिए कि हर जगह हर घर में पुलिस का होना पॉसिबल नहीं है। कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी बनती हैं कि अगर हमारे सामने कोई क्राइम होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और जितना हमसे बन पड़ता हो उतना करके दिखाएं।